मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9 के लेसन 4 का फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म्स का आगे पढ़ाने जा रहे हैं। हिस्ट्री का लेसन 4 है फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा के जंगलों में हुए बदलाव क्या थे। जावा इज़ नाउ फेमस एज अ राइस प्रोड्यूसिंग आइसलैंड इन इंडोनेशिया। जावा को आजकल इंडोनेशिया में चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज कवर मोस्टली विथ फॉरेस्ट। लेकिन एक ज़माने में इसका अधिकांश क्षेत्र जो था वो जंगल के रूप में ढका हुआ था। द कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया वर द डच एंड एज we will see there were many similarities in the law for forest control in Indonesia and India. इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थीं। Java in Indonesia is where the Dutch started forest management. Like the British, they wanted timber from Java to build ship. In 1600, the population of Java was an estimate 3.4 million. There were many villages in the fertile plain, but there were also many communities living in the mountain and the practicing shifting cultivation. देखिए बताया गया जहाँ डच ने वन प्रबंध की शुरुआत की थी, अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। वहाँ की एक एस्टिमेट आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदान के ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। वहाँ पे खेती करने के लिए तो बहुत अधिक ज़मीन थी, लेकिन जो घुमंतू समुदाय थे वो अधिकतर जंगलों में रहते थे और वो घुमंतू खेती करते थे। आगे है फिर द वुड कटर ऑफ जावा। जावा के लकड़हारे। द कालंग्स ऑफ जावा वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल फॉरेस्ट कटर एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। दे वर सो वैल्यूबल दैट in 1755 when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang families were equally divided between the two kingdoms. बताया गया है कि इसका महत्व तब आका जाता था कि जब 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी तो उस समय 6,000 कलांग परिवार को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। मतलब उस समय जब राज्य का बंटवारा हुआ तो उस समय 6,000 जो फैमिलीज थी उन्हें भी इक्वली डिवाइड कर दिया गया दोनों राज्यों में। विदाउट द एक्सपर्टाइज दे वुड हैव डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट टी एंड फॉर द किंग टू बिल्ड देयर पैलेस। अब बताया गया है आगे कि उनके कौशल के बगैर सौगान की कटाई कर राजा के महल बनाना मुश्किल हो गया था। अब जो कौशल कारीगर हैं वो हाफ ऑफ में बढ़ गए हैं, तो उनके कौशल के बगैर जो था कुशल महल बनाना मुश्किल हो गया था। When the Dutch began to gain control over the forest in 18th century, डच ने जब 18वीं शताब्दी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, they tried to make the Kalangs work under them. वे कोशिश करने लगे कि कलांग अब उनके लिए काम करें। In 1770, 1770 में the Kalang resisted by attacking a Dutch fort at Jona, but the uprising was suppressed. 1770 में कलांग ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब बताया गया कि जावा के जो लकड़हारे थे, कलांग वाले अच्छे कम्युनिटीज़ थे, वे एक स्किल लकड़हारे होते थे और जब उन्हें वो लकड़ी काटने में और पैलेस बनाने में एक्सपर्ट होते थे। लेकिन जैसे ही माताराम किंगडम को हाफ ऑफ में बांट दिया गया, उसका बंटवारा हो गया 2 हिस्सों में, तो उनकी फैमिलियों को भी डिवाइड कर दिया गया। जो 6,000 फैमिली रहती थी उन्हें भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब 2 हिस्सों में बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि कुशल कारीगरों की कमी होने लगी। फिर बाद में डच समुदाय ने सोचा कि ये जो कालांग कम्युनिटी है इन्हें ये अपने अंडर में काम करवाएं, लेकिन कालांग ने इनके महल पे अटैक किया, लेकिन इनकी आवाज़ को उस समय दबा दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच वैज्ञानिक वानिकी। इन द 19th century when it became the important to control territories and not just people, the Dutch enact forest law in Java restricting villager access on forest. 19वीं सदी में जब लोगों के साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा तो डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पे रोक लगा दी। Now wood could only be cut for specific purpose. अब लकड़ियों को बस एक
ज़रूरत के लिए ही काटा जाता था, खास उद्देश्य के लिए ही काटा जाता था, लाइक मेकिंग रिवर बोट्स और कंस्ट्रक्शन हाउस एंड ओनली द स्पेसिफिक फॉरेस्ट अंडर क्लोज सुपरविशन। जैसे कि नाव बनाना या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगल से लकड़ी काटी जाती थी, और वह भी लकड़ी कड़ी निगरानी में काटे जाते थे। Villagers were punished for grazing cattle in young stand, transporting wood without a permit, or traveling on forest road with horse, cart और cattle। अब गांव के लोग जो ग्रामीण थे उन्हें मवेशियों को चराने के लिए बिना परमिट लकड़ी ढोना या जंगलों से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी या अथवा जानवरों को पर चढ़ कर आने जाने के लिए उन्हें क्या किया जाता था, पनिश किया जाता था। मतलब बिना परमिशन के वो जंगल से आ जा नहीं सकते थे, बिना परमिशन से कि वो लकड़ियाँ नहीं काट सकते थे, उस रास्ते का यूज़ भी नहीं कर सकते थे। एज इन इंडिया द नीड टू मैनेजमेंट फॉरेस्ट फॉर शिप बिल्डिंग एंड रेलवे लेड टू, भारत में की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने आपका आगे बताया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट सर्विसेज, भारत की तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। इन 1882 2,80,000 स्लीपर वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन, सिर्फ 1882 में जावा से 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। ऑल द रिक्वायर्ड लेबर टू कट द ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड लॉक द प्रिपेयर द स्लीपर्स, जाहिर है पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपरों के लिए लट्ठों को धोने के लिए तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। द डच फर्स्ट इम्पोज रेंट ऑन लैंड बिगिन कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट एंड देन एक्सपेंडेड फ्रॉम विलेज फ्रॉम दीज रेंट इफ दे वर्क कल्टिवेटली टू प्रोवाइड फ्री लेबर एंड बफेलोज फॉर कटिंग द ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर्स। अब बताया गया है कि डच ने पहले तो जंगल में खेती की ज़मीन पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गाँव को इस शर्त पर मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे, मतलब फ्री का वो काम करेंगे, भैंस उपलब्ध कराएंगे और लकड़ी ढोने का काम मुफ्त में करेंगे। फिर आगे आपको बताया गया है कि इस व्यवस्था को दिस वॉज नोन एज द ब्लेंडा ग्रेडिएंटेन सिस्टम्स, इस एक्ट को ब्लेंडा ग्रेडिएंटेंस के नाम से जाना गया। लेटर इंस्टेड of rent expansion, forest villagers were given small wages but their right to cultivate forest land was restricted। अब बताया गया कि बाद में वन ग्रामीणों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनत तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने का अधिकार सीमित कर दिया गया। मतलब उनके लिए क्या था कि वो इतने ही वन में अधिकार करेंगे, इतनी ही ज़मीन पर अधिकार खेती करेंगे और उन्हें थोड़ा बहुत मुफ्त में काम मेहनताना दिया जाने लगा, लगान थोड़ा बहुत माफ़ किया जाने लगा। सामीन चैलेंजेस, सामीन की चुनौती। अराउंड 1880 1890 में सुंट्रोतिका सामीन्स ऑफ द रॉन-दु-ब्लॉक्तुंग विलेज, अ टीक फॉरेस्ट विलेज, बिगेन क्वेश्चनाइज स्टेट ऑनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। सन 1890 के आसपास सौगान के जंगल में स्थित रॉन-दु-ब्लॉक्तुंग गाँव के निवासी सुरंतिको शामीन ने जंगल पर राजकीय मलिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया, मतलब जंगल पे जो मलिकाना था उस पर क्वेश्चन शुरू कर दिए। ही एग्रीड दैट द स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड, वाटर, अर्थ एंड वुड, सो इट कुड नॉट ऑन इट। उनका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी और ज़मीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता है। सून अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट डेवलप, जल्द ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। अमॉन्ग्स दोज हु हेल्प ऑर्गेनाइज एडवर्ड सामीन सन्स इन लॉ। अब बताया गया कि इस आंदोलन में संगठन करने वाले में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। बाई 1907 3,000 फैमिलीज वर फॉलोड हिज आइडिया। 1907 तक 3,000 परिवार ने उनके विचारों को मानने लगे। सम ऑफ द सामीन प्रोटेक्ट बाई अ लाइंग डाउन ऑन देयर लैंड व्हेन द डच केम टू सर्वाइव इट, while other refused to pay tax or fine or perform labor। डच के ज़मीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ ने सामीनवादियों को ने अपनी ज़मीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरे ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। मतलब सामीन चैलेंज का जो सपोर्ट करते थे उन्होंने कुछ तो ज़मीन पर लेट के उसका विरोध कर रहे थे और कुछ तो लगान भरने, टैक्स भरने से मना कर रहे थे। आगे है वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। The First World War and the Second World War had a major impact on forest.
पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। इन इंडिया वर्किंग प्लांट वर अबॉन्डेड एट दिस टाइम। हालांकि उस समय भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित कर वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी ज़रूरत को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट एट दैट टाइम एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्री फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। देखो, उसमें बताया गया है कि कार्य योजना को चालू कर दिया गया और अंग्रेजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ढेर सारे पेड़ कट कर दिए गए। इन जावा, just before the Japanese occupied the region, the Dutch followed a scorched earth policy, destroying sawmills and burning huge piles of green teak logs so that they would not fall into Japanese hand। आगे बताया गया है कि जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डच्चों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। भस्म कर भागो नीति मीन्स जला के वहाँ से भागो। भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीन और सौगान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएँ। मतलब उन लोगों ने एक नीति अपनाई कि जला के भाग जाए, ये चीज़ें जो हैं, ये ढेर हैं, ये जो लकड़ियाँ हैं, ये इनके हाथों न लग पाएँ। इसे भस्म कर भागो नीति कहा गया था। आगे फिर है द जापानीज देन एक्सप्लोर्ड द फॉरेस्ट रेकलेस for their own war industries, forcing forest villagers to cut down forest. Many villagers used this opportunity to expand cultivation in the forest. After the war, it was difficult for the Indonesia Forest Service to get this land back. As in India, people need for agricultural land and brought them into conflict with the forest department desire to control and the land exclude people from it. आगे बताया गया है कि जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए कैद कर लिया और अपने युद्ध के लिए उद्योग के लिए जंगलों का नमन दोहन किया कि जंगल का खोज करने लगे। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाकर जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। अब जंगल में आग लगा के जो भाग रहे थे, तो गांव वाले ने इसका फ़ायदा उठाया कि चलो कम से कम ये जो खेती करने के लिए अब ज़मीन मिल जा रही है, खेती करने लगे। जंग के बाद इंडोनेशिया वन सेवा के लिए इन ज़मीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। अब लड़ाई के बाद इंडोनेशिया की जो वन थी वो इसे दोबारा हासिल नहीं कर पा रही थी। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोग की चाह और ज़मीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जीत के बीच टकराव पैदा हुआ। मतलब लोगों के बीच खेती करने योग्य जो भूमि थी, जो जगह था, जो ज़मीन पे नियंत्रण था, जैसे इंडिया में हुआ था कि लोगों को जंगलों में जाने के लिए रोक लगा दी गई थी, सेम ऐसा ही जावा में भी हो रहा था उस समय। न्यू डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट, वानिकी में नए बदलाव। Since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see that scientific forestry and the policy of keeping forest community away from the forest has resulted in many conflicts. 18th सेंचुरी के से एशिया और अफ्रीका की सरकार को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदाय को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा हो रहे हैं। जो ये वैज्ञानिक वो थी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी और वन वानिकी थी, वैज्ञानिक वन समुदाय और वैज्ञानिक वानिकी, इसी के कारण टकराव हो रहे थे। फिर आगे है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर दैट कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। परिणाम स्वरूप वनों की इमारती लकड़ियां हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया था कि अब लकड़ियां कम इकट्ठा हो, पहले जंगल को संरक्षित किया जाए। द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉग्नाइज दैट इन ऑर्डर टू मेड दिस गोल द पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेश में रहने वालों की मदद लेनी होगी। अब जो जंगल एरिया में रहते हैं उन्हीं की हेल्प भी लेनी होगी। फिर आपका है इन many cases across India, the Mizoram to Kerala, dense forests and survive only because villages protect them as sacred groves known as the Saranas, Devkakudu, Kan, Rai, etc. Some villagers have been patrolling their own forest with each household talking it in turn instead of leaving it to the forest guard. आगे बताया गया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मदद लेनी होगी। मिज़ोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाएँ कि ग्रामीण सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचे समझकर इनकी रक्षा की गई। मतलब
इन सब बगीचों का नाम रख दिया गया था कि ये पवित्र बगीचा है, इन्हें नहीं काटा जाएगा, इसलिए इनकी रक्षा की जाती थी। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते थे। तो जो गांव वाले थे वो वन रक्षक की मतलब की जो रक्षा करते थे उन पर डिपेंड नहीं थे, अपने गांव की रक्षा खुद करते थे, अपने वनों की रक्षा खुद करते थे, अपने देखते थे। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता था। हर फैमिली के लोग एक एक दिन जाके या एक दिन 2 दिन देख के उसका अपना योगदान देते थे। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीके के बारे में सोचने लगे थे। जो रहने वाले वन समुदाय थे और पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण पे इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने अब वन प्रबंधन के जो ऑप्शनल तरीका था उसके बारे में सोचने लगे थे। ये लेसन आपका एंड हो गया है। अब नेक्स्ट डे हम आपको लेसन पढ़ाएंगे, पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आपको हिस्ट्री में बस ये 2 लेसन पढ़ना है। एक आपका जो अभी हमने एक आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म्स एंड सेकंड आपका पेस्टलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। कल हम आपको ये पढ़ाएंगे। थैंक यू।